का, मिट्टी तालाब की और तालाब ठाकुर का। ठाकुर का कुआं ओम प्रकाश वाल्मीकि की लिखी हुई ये कविता अपने आप में दलित शोषण और उत्पीड़न की गाथा को व्यक्त करती है। आखिर दलित चेतना को अभिव्यक्त करने के लिए एक विशेष प्रकार के साहित्य की आवश्यकता क्यों पड़ी, जिसे कि दलित साहित्य या साहित्य में दलित आंदोलन के रूप में जाना जाता है। तो मित्रों, आज का जो हमारा निबंध है वो दलित साहित्य की प्रासंगिकता या दलित साहित्य जो आंदोलन है उसकी प्रासंगिकता पर बातचीत होगी। और यह निबंध यूपी पीसीएस की परीक्षा में और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में पूछा गया है। तो थोड़ा अलग करने के प्रयास में इस निबंध का पहला भाग आपके समक्ष प्रस्तुत है। इस निबंध को अलग अलग हिस्सों में हम बांट करके देखेंगे। सबसे पहले निबंध के स्ट्रक्चर में उसकी प्रस्तावना पर बात करते हैं, जैसा कि आपने मेरे पिछले निबंधों में भी देखा होगा इस बात को कि किस प्रकार से प्रस्तावना की आवश्यकता पड़ती है हमें। इसके अलावा आपको दलित साहित्य या आंदोलन क्या है इसके विषय में जानकारी पर हम बातचीत करेंगे। तथा विषय वस्तु क्या है, इस आंदोलन के द्वारा उठाए गए मुद्दे क्या हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो विभिन्न खंडों में जो हम बांटेंगे 1, 2, 3, 4 और चौथा इसकी सफलता पर बातचीत करेंगे। ये आंदोलन कितना सफल रहा है, इस आंदोलन का क्या प्रभाव रहा है, इस आंदोलन के क्या मुद्दे रहे हैं, इस पर हम अपना डिस्कशन करेंगे। पांचवा इसकी सीमाओं पर चर्चा करेंगे। छठा इसके भविष्य पर बात करेंगे और अंतिम रूप से निष्कर्ष पर बात करेंगे। तो लगभग इस निबंध के 7 हिस्से हैं, 7 पार्ट्स हैं, जिन पर हम 2-3 वीडियोज के माध्यम से, लेक्चर्स के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रस्तावना में क्या लिखा जाना चाहिए। निबंध आपके सामने है दलित साहित्य की प्रासंगिकता या दलित आंदोलन की प्रासंगिकता, ये निबंध है, इस पर हमारी चर्चा है। तो प्रस्तावना का प्रारंभ इस पंक्ति से भी आप कर सकते हैं, चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। और ये कविता है ओम प्रकाश वाल्मीकि की लिखी हुई कविता ठाकुर का कुआं। ठाकुर का कुआं, कविता का नाम है ठाकुर का कुआं। तो इस कविता से भी आप प्रस्तावना का प्रारंभ कर सकते हैं, अथवा प्रस्तावना के बारे में आप बता सकते हैं यहां से कि दलित साहित्य शब्दावली का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है कि दलित साहित्य का कि ऐसा साहित्य जिसमें कि दलितों की पीड़ा की, दलितों की समस्याओं को, उनसे संबंधित उनकी जो भी अभिव्यक्ति है, जो भी अनुभूतियां हैं, उसे व्यक्त करने वाला साहित्य। सवाल ये है कि क्या दलित साहित्य सामान्य साहित्य से, साहित्यिक जो धारा रही है हिंदी साहित्य की, उससे क्या भिन्न है? ये क्यों दलित साहित्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसका एक विशेष विशेषण है। इसमें प्रारंभ आप यहां से कर सकते हैं कि संवेदना कैसी भी हो, संवेदना कैसी भी हो, स्वयं वेदना का स्थान नहीं ग्रहण कर सकती। कैसी भी हो, स्वयं वेदना का स्थान, स्वयं वेदना का स्थान नहीं ग्रहण कर सकती। तो ये स्वयं वेदना अर्थात जिसने खुद भोगा हुआ हो, सिर्फ वही दलित साहित्य पर लिखने का अधिकार रखता है। ऐसा दलित साहित्य की जो धारा है हिंदी साहित्य के अंदर, वो उसका मानना है कि दलित जो मुद्दे हैं उसे
सिर्फ इस वर्ग के या इस समूह से शामिल लोग ही बेहतर ढंग से अभिव्यक्त कर सकते हैं। इसलिए दलित साहित्य एक अलग धारा है, दलित साहित्यिक आंदोलन एक अलग आंदोलन है, जिसमें कि सिर्फ इस वर्ग के जो भोक्ता हैं वही लोग अपनी अभिव्यक्तियों को अभिव्यक्त करते हैं। तो दलित साहित्य में का ये जो आधार वाक्य है, संवेदना कैसी भी हो स्वयं वेदना का स्थान नहीं ले सकती। अतः दलित जो पीड़ा है, जो अनुभूति है, जो समस्याएं हैं, उन्हें अभिव्यक्त करने का अधिकार भी सिर्फ इस वर्ग से या इस पीड़ा को भोगने वाले लोगों को ही है। अब प्रश्न दूसरा ये उठेगा, प्रस्तावना में आप बता सकते हैं कि यद्यपि यह विचारधारा या यह साहित्यिक धारा ये मानती है कि दलित कौन है, दलित हर वो व्यक्ति है, हर वो समूह है जो पीड़ित है, जिसे मूलभूत मानवीय अधिकारों से भी ऐतिहासिक रूप से वंचित किया गया है और समाज में जो स्थिति सम्मानजनक गरिमापूर्ण स्थिति होनी चाहिए उससे वंचित रहा है, ऐसा कोई भी व्यक्ति दलित समुदाय का हिस्सा हो सकता है। तो प्रस्तावना आप यहाँ से प्रारंभ कर सकते हैं। दूसरा, दलित साहित्य के विषय में बता सकते हैं और फिर आप बता सकते हैं कि चूंकि जो दलित आम जो साहित्यिक धारा है वो दलित जीवन के या दलित चिंतन के जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनको उनकी यथार्थता में उभार पाने में पूर्णतः सफल नहीं हो पाई है। शायद इसीलिए दलित साहित्य उन मुद्दों को उभारना चाहता है, सामने रखना चाहता है, जिसमें उसे कितनी सफलता प्राप्त हुई है इसका मूल्यांकन किया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ आप प्रस्तावना बता पाएंगे। तो दूसरे मुद्दे पर आते हैं, दलित साहित्य या आंदोलन। सबसे पहला प्रश्न ये है कि जो मुद्दे हैं वो ये है कि क्या दलितों पर लिखने का जो अधिकार है वो सिर्फ दलित समुदाय के लोगों को ही है? दलित साहित्य लिखने के लिए क्या दलित वर्ग से होना आवश्यक है? दलित वर्ग से होना आवश्यक है, ये मुद्दा है। वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह ने इस आलोचना को छेड़ा था कि घोड़े पर लिखने के लिए क्या घोड़ा होना आवश्यक है? तो पहला प्रश्न दलित साहित्यिक आंदोलन के संबंध में ये उठाया जाता है, और मान लें कि यदि दलित साहित्य की शुरुआत, दलित साहित्य का लेखन दलित वर्ग से ही शामिल लोगों से होना चाहिए, तो फिर दूसरा प्रश्न ये है कि दलित साहित्य का प्रारंभ कब से माना जाना चाहिए? दलित साहित्य का प्रारंभ कब से माना जाना चाहिए? तो थोड़ा सा हम इसको मिटाने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को कुछ सामग्री हम पीडीएफ में या नोट्स में अवेलेबल कराएंगे, इसलिए कुछ बातें अगर मिस हो भी रही हैं वीडियो में तो वो बाद में कवर हो जाएंगी। तो दलित साहित्यिक जो आंदोलन है उसके संबंध में पहला प्रश्न तो यही है कि क्या घोड़े पर लिखने के लिए घोड़ा होना जरूरी है? और दूसरा मुद्दा है, यदि दलित साहित्य का प्रारंभ कब से माना जाए? दलित साहित्य का प्रारंभ कब से माना जाए? कब से माना जाए? तो पहले प्रश्न पर अगर बात करें कि क्या ये उचित है कि दलित साहित्य का लेखन दलित वर्ग के लोगों द्वारा ही किया जाना चाहिए, इस पर यह प्रश्न भी उठाया गया कि घोड़े पर लिखने के लिए क्या घोड़ा होना जरूरी है? तो इस पर यह बात कही गई, इस पर यह विचार रखा जाता है कि दिन भर की थकान के बाद घोड़े के मन में अपने मालिक की छवि क्या बनती है, ये सिर्फ घोड़ा ही अनुभूत कर सकता है।
तो इस प्रकार इस पहले मुद्दे पर आप ऐसा लिखेंगे। फिर दूसरा है कि दलित साहित्य का प्रारंभ कब से माना जाए। तो कुछ लोग नाथ और सिद्ध साहित्य से, हिंदी साहित्य में जो दलित साहित्यिक धारा है उसमें नाथ और सिद्ध यानी जो कवि हैं, या उसके बाद संत साहित्य से भी माना जाता है। तो दलित साहित्य लेखन के संबंध में ये प्रश्न रहा है। यद्यपि ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे लोग ये कहते हैं कि शुरुआती जो भक्ति काल का जो साहित्य है उसे दलित साहित्य की कैटेगरी में या श्रेणी में नहीं माना जा सकता, क्योंकि वहां पर ईश्वर और भक्त के बीच में दासत्व का भाव है, दासता का भाव है। तो दलित साहित्य का प्रारंभ कब से, नाथ सिद्ध या भक्ति काल से माना जाए। तो इसमें कहा गया कि वहां से यह शुरुआत मानना उचित नहीं है, क्योंकि दासता, प्रभु और सेवक के बीच दासत्व का भाव है, दास होने का भाव है। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप बता सकते हैं कि नहीं, दलित साहित्य का प्रारंभ वहां से मानने में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि उस दासत्व, ईश्वर के बीच दासता का भी संबंध अगर इस वर्ग के कवियों ने व्यक्त किया है तो उस दास्ता में भी जो डायलॉग है, जो उलाहना है, जो शिकायत है, वो स्पष्ट करती है कि ये स्वर अलग है, ये पीड़ा अलग है, ये प्रखर जो अनुभूति है वो सामान्य साहित्य से अलग है। तो बहरहाल दलित साहित्य धीरे धीरे अपने प्रारंभ से चल करके 6 दशक पूरे कर चुका है। लगभग 50-60 सालों का ये आंदोलन है, ये साहित्यिक धारा पहुंच चुकी है। तो किन विषय वस्तुओं पर बात करता है दलित साहित्यिक आंदोलन? हम दलित साहित्य आंदोलन की प्रासंगिकता, इसकी सीमाओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप जानिए कि दलित साहित्यिक जो चिंतन धारा है वो कौन से मुद्दे उठाती है। तो कुछ विषय हैं। सबसे पहले तो जाति व्यवस्था पर चोट है। जहां भी दलित लेखन है, सबसे पहला जाति व्यवस्था, और इस जाति व्यवस्था को जो सोच स्थायित्व प्रदान करती, स्थिरता प्रदान करती है, वो है ब्राह्मणवाद। तो जाति व्यवस्था और ब्राह्मणवाद, कबीर जैसे कवि कहते हैं, जब तू बामन बभनी का जाया तो आन बाट है क्यों नहीं आया। तो ब्राह्मणवाद पर चोट करती है। तीसरा मुद्दा है ये राजनीतिक सत्ता पर भी चोट करती है कि राजनीतिक सत्ता किस प्रकार से दलित जो आंदोलन है उसका दुरुपयोग करती है, दलितों को दलितों के खिलाफ ही खड़ा कर देती है, और दलित साहित्य का जो असली मुद्दा है उसको भटकाती है, स्थिरता प्रदान करती है। तो राजनीतिक सत्ता के द्वारा किस प्रकार से उपयोग किया है, जैसे हेमलता जी हैं, नीले नीले रंग के नीला जो रंग है जो प्रायः दलित आंदोलन से जोड़ा जाता है, उसके दुरुपयोग पर अपनी बात करती हैं। तो राजनीतिक सत्ता का दलितों के अंदर के भी जो सीमाएं हैं, जो कमियां हैं, उसको भी अपनी विषय वस्तु में उठाता है। किस प्रकार दलित वर्ग के अंदर ही दलित चेतना को दबाने वाले लोग मिल जाते हैं, दलित स्वयं विविध सीमाओं से बंध जाता है, ये है। और तीसरा है दलित नारी। एक खास इसमें एक विचारधारा है, आंदोलन है दलित साहित्य के अंदर, दलित नारी। दलित नारी आप कह सकते हैं, नारी तो नारी होती है, चाहे सवर्ण हो, चाहे निम्न वर्ण से हो, चाहे दलित वर्ग से हो, लेकिन नहीं, ये जो दलित साहित्यिक धारा है वो उसको विभाजित करने की कोशिश करती है, अलग करती है कि दलित नारी की जो संवेदना है, जो चेतना है वो अलग है। तो इस पर भी बात की गई है कि दलित नारी, कहा जाता है कि दलित नारी बच्चे को जन्म देश का वंश चलाने के लिए देती है। छोटा बच्चा मजदूर के रूप में इस समुदाय से लोग काम करते रहते हैं, बच्चे किनारे पड़े रहते हैं, उनकी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं होती हैं। तो दलित नारी एक अलग मुद्दा है जिस पर कि हम बातचीत कर सकते हैं, इसकी जो विषय वस्तु है दलित साहित्य की। तो ये कुछ मुद्दे हैं जो उठाता है। इसके अलावा भूमंडलीकरण, बाजारवाद, उपभोक्तावाद जैसी जो चीजें हैं वो भी दलित आंदोलन की जो नई पीढ़ी है
या समकालीन जो दलित आंदोलन है इन मुद्दों को भी उठाता है और बताता है कि किसी न किसी तरह से ये दलित चेतना का सम्मान करने के लिए ही ये विचारधाराएं उभर करके आई हैं, या दलितों के उद्धार ना करने के लिए यथास्थिति को कायम रखने के पीछे भी इन विचारधाराओं को बढ़ावा दिया गया है। ये वास्तव में परंपरागत ब्राह्मणवादी सत्ता को कायम रखने का ही एक तरीका है। तो भूमंडलीकरण, बाजारवाद, उपभोक्तावाद, वैश्वीकरण, इन सब अवधारणाओं को भी ये आंदोलन उठाता है। तो इस आंदोलन की जो विषय वस्तु है ये है। तो इस लेक्चर में, इस वीडियो में आप इतना ही देखेंगे और अगले वीडियो में हम दलित आंदोलन की सीमाओं, सफलता और मूल्यांकन और बहुत से पहलुओं पर बात करेंगे। धन्यवाद।